हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली रिवीजन, ठीक है? और उस रिवीजन में मैं यूनिट एंड डायमेंशन फ्रॉम वेरी बेसिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा पार्टी। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा न्यूमेरिकल कहा था मेरे को अमरवीर ने। उसमें मेरे को एक हाइट दी थी, ऐसे कि मेरे पास एक हाइट है। कितनी हाइट बताइए बेटा? 5 मीटर ना? हाँ जी, यस सर, अमरवीर 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट बताई आपने। और आपने कहा मुझे कि सर यहाँ से ग्राउंड पे, ये आपने ग्राउंड बताया मुझे, और आपने कहा कि 5 मीटर की हाइट से एक पानी की बूंद निकल रही है और वो कुछ इस तरह से गिरी नीचे, ऐसे, ऐसे, ठीक है? अच्छा, ये उसने क्या कहा बेटा कि हाइट हमारे पास आ गई 5 मीटर, ठीक है? और जी की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो जी की वैल्यू हमने ले ली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? हाइट हमारे पास है 5 मीटर, मतलब 5 मीटर का मतलब है यहाँ पे एस को ले लो, एस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, दैट फॉर्मूला इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू है 5, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे, हाफ ए की जगह जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपके पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 10 डिवाइड बाय जी की वैल्यू, जी की वैल्यू भी 10 है, तो टी की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 1 सेकंड, ठीक है? 1 सेकंड। तो यानी कि इसने क्या कहा? इसने हमें ये बात कही कि भई हमारे पास टाइम 1 सेकंड लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब 1 सेकंड के बाद चौथी बूंद नीचे गिर रही है। यही बात हुई ना बेटा? हाँ जी, यही बात हुई यस बेटा? सर। यस सर। हाँ जी सर। 4th बूंद गिर रही है 1 सेकंड के बाद। इस 1 सेकंड के बाद 4th आई है। तो मतलब इनके बीच का टाइम गैप कितना है बेटा? इनके बीच, हर एक बूंद के बीच का टाइम गैप है कितना-कितना सेकंड हो गया बेटा? 0.25 सेकंड। क्या कहते हो? सही है कि नहीं बेटा? यस सर। अब हमें क्या कहा गया बेटा? बोलो। फाइंड करना है कि इतने टाइम जब फर्स्ट वाली बूंद नीचे पहुंच रही है 1 सेकंड के बाद, सेकंड वाली बूंद हमारी कहाँ पर होगी? सेकंड वाली बूंद हमारी कहाँ पे होगी? तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा बेटा, उनके बीच टाइम गैप आ गया हमारे पास कि इतना टाइम गैप है जिसके बाद ये आ रहा है, तो इतने टाइम गैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा निकाल लोगे? यस सर, ठीक है? निकल जाएगा। वो 0.75 सेकंड्स होंगे उसके, क्योंकि हाँ, ये फर्स्ट वाली को 1 सेकंड पहुंचा, तो हाँ, सेकंड वाली को ट्रैवल करते 0.75 सेकंड हो गए होंगे। तो उसके हम फाइंड करेंगे एस इज इक्वल टू हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। ठीक है, हो जाएगा बेटा। हाँ जी सर। डिस्टेंस मतलब आपके पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर से निकालोगे, टी टाइम गैप आपको मैंने दे ही रखा है ना? यस सर। ठीक है बच्चे? चलो ठीक है। हाँ जी सर। तो स्टार्ट करें फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ही छोटी-छोटी बातें, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है? हाँ जी बच्चों, जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं आपको बता दूँ कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है? आज हमारे पास रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। बेटा मेरी आवाज़ गूंज तो नहीं रही ना? देखिए सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है ना बच्चा पार्टी? सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर में किसको मेजर किया जाएगा? लेंथ को। ग्राम में किसमें मेजर किया जाएगा? मास को। और सेंटीमीटर मीन्स ये हमारे पास है लेंथ की यूनिट, और ये है मास की यूनिट, और ये है हमारे पास टाइम की यूनिट। इसी तरह से एफ फॉर फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए फुट है, मास को मेजर करने के लिए पाउंड है, और टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास है सेकेंड। ठीक है? तीसरा देखो, एम फॉर मीटर। देखिए बच्चे, के वर्ड दिखते किलोमीटर लिख देते हैं ना,
किलोग्राम है ये, ठीक है, किलोग्राम, और S4 सेकेंड। तो ये लेंथ को मेजर करता है किसमें, मीटर में, ठीक है। मास को मेजर करता है किसमें, किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करता है सेकंड में। आप एक बात हमेशा याद रखना बच्चा, हर एक सिस्टम टाइम की यूनिट को सेम करता है। अब हमारे पास था एक ऐसा सिस्टम जो केवल इन 3 बेसिक यूनिट से डील नहीं करता था। इनको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है बच्चों, या बेसिक यूनिट्स बोला जाता है। बेसिक और फंडामेंटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनको आप फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये वेरी बेसिक है, ठीक है। इनसे बेसिक कोई यूनिट नहीं है, बेसिक या फंडामेंटल। आपको पता है कि आज हम हमारी यूनिवर्स में अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एसआई सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। एसआई सिस्टम जो 7 बेसिक से डील करता है, और 7 बेसिक से डील करने के साथ साथ किससे डील करता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स से भी डील करता है। 7 बेसिक प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, 7 बेसिक प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। तो वो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स क्या क्या हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, ये हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स की मैं बात करूंगा अभी आपके सामने, ठीक है। देखिए वो बेसिक यूनिट हमारे पास क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। पहले मैं ये बॉक्सेस बना देता हूँ भाई, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिट आ जाएगी, ये हमारी दूसरी यूनिट के लिए रहेगा, और थर्ड बेसिक यूनिट की मैं बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास रहेगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया भाई 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये लो जी 7th यूनिट। देखो बच्चा, अब मैं जिसकी बात करने वाला हूं वो है वो सिस्टम जिसको आज हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट सिस्टम इज एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम जानता है किस किस को, 7 बेसिक यूनिट्स को प्लस 2 फंडामेंटल यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं आप इसको। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट में आता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। और बेसिक में हमारे पास देखो 3 चीजें जो सेम, एक मास, एक हमारे पास लेंथ, एक है हमारे पास टाइम। ये तीनों चीजें तो हमारी हर जगह पे सेम रहती हैं। प्लस इसमें ऐड हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो वेरी बेसिक यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसी में ऐड होता है टेम्परेचर, 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 इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स जो रखी गई, मास के लिए किलोग्राम, आप सभी को पता है किलोग्राम को आप केजी से डिनोट करते होते हैं। लेंथ के लिए रखा गया मीटर, एम से डिनोट करते होते हैं। टाइम के लिए सेकंड, ठीक है, सेकंड, टाइम के लिए रखा गया यूनिट सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, एम्पियर को ए सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग। टेम्परेचर के लिए केल्विन, के से डिनोट करते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, कैंडेला और CD से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं। ये 7 बेसिक यूनिट हैं मास, लेंथ, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. That has mass has kilogram, ठीक है, length has meter, time has second, electric current has ampere, temperature has Kelvin, amount of substance has mole, and luminous intensity has candela. And 2 supplementary units are there. 2 supplementary units are there.
उनकी बात होती है एंगल पे बेस होके। एक है सॉलिड एंगल और दूसरा है मेरे पास प्लेन एंगल। ठीक है, एक है मेरे पास सॉलिड एंगल और दूसरा है मेरे पास प्लेन एंगल। ठीक है, देखो बच्चा, इसके बारे में आप बातें याद रखना। एंगल क्या चीज होती है, प्लेन एंगल। सबसे बड़ी बात आती है कि एंगल क्या चीज होती है। अगर मैं एक पॉइंट लूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से दो लाइन कांस्टेंट रेट से अगर डाइवर्स हों, कांस्टेंट रेट से डाइवर्स हों, मान लीजिए मैं इस रेट से इन दोनों को डाइवर्स कर रहा हूं, फैला रहा हूं, एक कांस्टेंट रेट से ये डाइवर्स हो, तो आप एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? चलो इस पे बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ आर्क ले लेता हूँ, या मैं यहाँ भी आर्क ले सकता हूँ, या मैं यहाँ भी आर्क ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इनके लिए एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे हम? ए बी सी डी ई एफ। देखो बच्चा, एंगल को अपन स्पेशली बोलते हैं। एंगल क्या चीज होती है? एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। और आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस की रेशियो हर जगह सेम होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो एंगल थीटा कितना होगा? आर्क, आर्क ले लो चाहे आप ए बी, ए बी आर्क डिवाइड बाय रेडियस क्या बनेगा? ओ ए चाहे ओ बी, ओ ए। एंगल आपका हो सकता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क आप सी डी भी ले सकते हो, और ओ सी डिवाइड रेडियस। और एंगल क्या हो सकता है? ई एफ, आर्क है हमारे पास, ठीक है, रेडियस क्या होगा? ओ ई होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आर्क का विड्थ बढ़ा, वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे अलग थी तो यहाँ पे ये रेडियस अलग था, यहाँ पे ये ज्यादा थी तो यहाँ पे रेडियस भी ज्यादा था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम ज्यादातर बातें जो करते हैं वो प्लेन एंगल की बात करते हैं, जिसकी यूनिट क्या है? रेडियन है बच्चा लोग, जिसकी यूनिट क्या है? रेडियन। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं 2 पाई। और पाई कितना रेडियन के इक्वल होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री डिवाइड बाय कितना? पाई। तो इस तरह से आप रेडियन और डिग्री में रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है ना? इस तरह से आप रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 7 बेसिक, ठीक है, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन एसआई सिस्टम। Now students, we will move to the concept of derived physical quantity, जिसमें derive करी जाएंगी। हम कैसे derive करेंगे, चलो उस पे बात करते हैं। देखो मुझे, मेरे पास अब कॉन्सेप्ट है derived का। मैं उनको derived क्यों बोलता हूँ? देखिए उसके पीछे एक लॉजिक है। derived का मतलब है जिनको मैंने बेसिक और फंडामेंटल से derive करी है। ठीक है, चाहे वो बात हो एरिया की, चाहे बात हो वॉल्यूम की, चाहे बात हो टॉर्क की, चाहे बात हो फोर्स की, चाहे बात हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो, वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। हमारी नेचर में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो उन 7 बेसिक से मिलकर ना बनी, जो उन 7 बेसिक से मिलकर ना बनी। तो क्यों ना उन पे बात की जाए। मैं बात करूंगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, और उनके साथ साथ मैं लेके चलूंगा किसको? मैं साथ साथ उनके लेके चलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में मेरे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको मैंने डेराइव किया है बेसिक से। और उन डेराइव्ड का नाम क्या क्या है? नाम तो बहुत सारे हैं इसमें, इसमें एरिया, इसमें वॉल्यूम, है ना, ये सारे के सारे डेराइव किए गए हैं। वॉल्यूम है, टॉर्क है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो ये सारे के सारे डेराइव हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम बातें भी करने वाले हैं अभी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास कि हाउ वी कैन राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? हाउ वी कैन राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला, ए डायमेंशनल फॉर्मूला।
सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, हाउ वी कैन राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, हाउ वी कैन राइट ए डायमेंशनल फॉर्मूला, कि हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसके बारे में बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम उस पर बात करते हैं। देखो बच्चा, जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हो तो ये बात याद रखना कि जहां पे मास आ जाए, चाहे मास हो आपका 20 किलोग्राम, चाहे आपका मास हो 50 किलोग्राम, चाहे आपके मास की कोई भी वैल्यू आपके सामने क्यों ना आ जाए, वो मास को आप मास की तरह ही ट्रीट करोगे। चाहे वो 0.5 ग्राम है तो भी मास है, चाहे वो 100 किलो है तो भी वो मास है, उसको मास की तरह ट्रीट करना है आपको। मास को आप प्रेजेंट करोगे कैपिटल एम से, ठीक है, और लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एल से। लेंथ को आप लिखोगे कैपिटल एल से। जो बच्चा पहली बार बैठा है ना, प्लीज इन बातों को बड़ी ध्यान से सुने, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है बस। लेंथ को कैपिटल एल से और टाइम को कैपिटल टी से। टाइम को आप प्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। इलेक्ट्रिक करंट को आप प्रेजेंट करेंगे, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आ जाए आपके सामने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपके पास रहेगा एम्पियर वाला ए, और टेम्परेचर के लिए रहेगा आपके पास केल्विन वाला के, ठीक है, और अमाउंट के लिए रहेगा एमओएल, ठीक है। अमाउंट जहां पे भी आएगा ये वर्ड, वहां पे एमओएल। और लुमिनस इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम आप फेस करोगे। इंटेंसिटी, इसके लिए सी डी वर्ड आप यूज कर लोगे, कैंडेला का सी डी वर्ड आप यूज करके चलोगे, ठीक है, कैंडेला वाला सी डी वर्ड आप यूज कर लोगे, ठीक है। अब देखो भाई, लेंथ जो वर्ड, बस बाकी सारे वर्ड हर जगह सेम मिलेंगे आपको, हर जगह मास है तो मास ही मिलेगा, मास की जगह पे और कोई वर्ड नहीं आ सकता। टाइम है तो टाइम टाइम ही मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट ही मिलेगा, टेम्परेचर भी टेम्परेचर की तरह वर्क करेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आपके पास सेम रहेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी, लेंथ की, तो लेंथ में बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग यूज होते हैं, जैसे कि लेंथ में ब्रेथ, जैसे कि लेंथ में हाइट, जैसे कि लेंथ में डेप्थ, जैसे कि लेंथ में आर्क, जैसे कि लेंथ में रेडियस, जैसे कि लेंथ में वेवलेंथ, है ना, जैसे कि डिस्टेंस, ठीक है, और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे वर्ड्स जहां पे भी दिखे आपको, तो प्लीज लेंथ का ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि मान लो आपकी हाइट मेजर करनी है तो आपकी हाइट मीटर या सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी ना, ठीक है। तो लेंथ के लिए वर्ड्स जो यूज हो सकते हैं वो वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वर्ड्स भी अगर आपको दिख जाएं तो भी आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, रेडियस, आर्क, विड्थ, ठीक है, विड्थ, डिस्टेंस, वेवलेंथ भी लिख दीजिए यहाँ पे, वेवलेंथ, ठीक है, आप लिख दीजिए यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखिए कितने सारे वर्ड्स हमारे सामने आ गए कि लेंथ की जगह पे ब्रेथ, लेंथ की जगह पे हाइट, लेंथ की जगह पे डेप्थ, लेंथ की जगह पे रेडियस, लेंथ की जगह पे आर्क, लेंथ की जगह पे विड्थ, वेवलेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो बातें क्या क्या है, एक तो जहां पे नंबर दिख जाए ना आपको 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, कोई भी नंबर, तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, और log के अंदर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। साइन थीटा, कोस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आ जाए उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। यानी कि यहाँ पे
ये बात आपको मान के चलनी है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है? ये चीज़ें, इनका कोई डायमेंशनल फ़ॉर्मूला नहीं है, ठीक है? हैविंग नो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला, यानी कि मैं इनको लिख रहा हूँ डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ये इनका कोई डायमेंशनल फ़ॉर्मूला नहीं है। मतलब जितने भी नंबर दिखें, पाई दिखे, ई दिखे, लॉगरिथम के अंदर कोई टर्म हो, वो डायमेंशनलेस होगा। और साइन थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितनी भी हैं, वो सारी की सारी डायमेंशनलेस है। अब देखो बात करते हैं आपके पास सबसे पहले एक डेराइव्ड यूनिट की। उस डेराइव्ड यूनिट का नाम है मेरे पास एरिया। एरिया मैंने दो तरीके से निकालता देखा है। एक तो एरिया होता है मेरे पास रेक्टेंगल का, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल दे रखी होती है मेरे को, ठीक है? इसकी लेंथ भी दी है और ब्रेथ भी दी है मेरे को। और एक मेरे को दिया होता है ऐसे ऐसे सर्कल। ये देखिए, ये मेरा एक सर्कल मेरे को गिवन है, जिसका रेडियस भी हमें दे रखा है। वो रेडियस हमारे पास है आर दी, ठीक है? इसकी लेंथ है एल और ब्रेथ है बी, इसका रेडियस है आर। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? ये आपके पास आ गया एरिया। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला? कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? लेंथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल, ब्रेथ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल। तो एल इंटू एल, कैपिटल एल की पावर 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? कि एल की पावर 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। आप ये बात याद रखिए, मैं बात कर रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला की। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है? वो बताता है मेरे को कि इस फिजिकल क्वांटिटी में इतनी बेसिक यूनिट कंटेन है। अब अगर मैं पूछूं तो एरिया के पास कितनी बेसिक यूनिट कंटेन है, तो ये कहेगा सर जी लेंथ की दो बेसिक यूनिट उसके अंदर कंटेन है, ठीक है? लेंथ की दो बेसिक यूनिट उसके अंदर कंटेन है। अब एरिया चाहे कैसा भी हो, चाहे सरफेस एरिया हो, चाहे आपका एरिया सर्कल का हो, चाहे आपका स्क्वायर का एरिया हो, चाहे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया उसका एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, ये जानता है किस वर्ड को? एरिया को। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हर सिचुएशन में एल की पावर 2 ही आएगा। अब दूसरी सिचुएशन भी ट्राई करते हैं। इसका एरिया कितना होगा? सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ऊपर देखो पाई तो डायमेंशन लेस है। आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस। रेडियस का क्या होता है? रेडियस देखो यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, हाँ जी ये बैठा रेडियस। तो रेडियस को हम लेंथ से प्रेजेंट करते हैं, एल की पावर 2, कांस्टेंट का 1 और आर का एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? एल स्क्वायर। ऊपर क्या था? एल स्क्वायर, ठीक है? तो बात सेम है। तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या बनेगी? एल स्क्वायर को देख के बोलो। एल स्क्वायर को देख के मैं एसआई सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, तो एसआई यूनिट क्या बनेगी उसकी? एसआई यूनिट बनेगी मीटर की पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर। और उसकी सीजीएस यूनिट क्या बन गई बताओ? सीजीएस यूनिट बन गई, मीटर की जगह क्या लिख दोगे आप? सेंटीमीटर की पावर 2। मीटर की जगह क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है? तो एसआई यूनिट उसकी होगी मीटर स्क्वायर और सीजीएस यूनिट होगी उसकी सेंटीमीटर की पावर 2, ठीक है ना बच्चा? तो ये हमारी थी पहली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जब मैं आपको करवाऊंगा, तो यहाँ पे बैठा हर बच्चा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख जाएगा। हर बच्चा यहाँ पे बैठा, जो जो भी बच्चा मेरे साथ बैठा है, वो हर बच्चा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख जाएगा। उसे हर चीज आएगी उसके बारे में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और फिर वन बाय वन हर बच्चा सॉल्व करेगा मेरे साथ मिलकर, ठीक है? तो आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा मैं आज इस कॉन्सेप्ट में, ये मेरा वादा है, ठीक है? आपके हर डाउट खत्म हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। मैंने वॉल्यूम को दो तरीके से देखा है। एक तो मैंने देखा है वॉल्यूम को कि अगर मैं कोई क्यूबॉइड ले लूं, जैसे कि मैं क्यूबॉइड कैसा ले रहा हूं, ऐसे मैं क्यूबॉइड ले रहा हूं बच्चा आप लोगों के सामने। ये देखिए मेरे पास एक क्यूबॉइड है ऐसा, ठीक है?
अब देखिए, इसमें इसकी लेंथ L मान लो, ब्रेथ B मान लो और हाइट H मान लो। तो इसकी वॉल्यूम का क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा? इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बनेगा, इसकी वॉल्यूम रहेगी हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सही है कि नहीं? लेंथ के लिए भी L, ब्रेथ के लिए भी L, डायमेंशनल फॉर्मूला, हाइट के लिए भी L, यानी कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ L की क्यूब। वॉल्यूम एक ऐसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास लेंथ की 3 यूनिट्स कंटेन, जिसके अंदर बोल सकते हो चाहे। ठीक है, अब मैंने एक स्फीयर भी देखा है, स्फीयर की भी हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस है r के इक्वल। जिसका रेडियस कितना है? r के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है ना बच्चा? ये हमारा रेडियस है r। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी स्फीयर की वॉल्यूम, वो कितनी होगी? 4/3 पाई r की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, अगर आप क्यूब की बात करें तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। ठीक है, क्यूबॉइड की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसका फॉर्मूला बना लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और स्फीयर की वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम बनी 4/3 पाई आर की क्यूब। 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर की क्यूब मींस एल की क्यूब। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना बना? एल की क्यूब। सही बात है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है एल की क्यूब। अगर आपसे कहूं मैं एसआई सिस्टम में यूनिट लिखो उसकी, एसआई यूनिट, यूनिट का क्या मतलब होता है? दीज आर द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स इन विच वी कैन मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को किस में मेजर करेंगे भाई? मीटर में। ठीक है, एसआई सिस्टम में मीटर में करते होते हैं, और मीटर की क्या है? क्यूब, तो लो जी क्यूब। और सीजीएस यूनिट लिखो बच्चा, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में मीटर की जगह पे सेंटीमीटर वर्ड आ जाएगा, और सेंटीमीटर की क्यूब। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिसके पीछे लगा हो मीटर या सेंटीमीटर, उसका भी मीनिंग होता है। जिसके पीछे लगा हो मीटर का पावर 2 और सेंटीमीटर का पावर 2, जिसके पीछे लगा हो मीटर का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब। देखो बच्चा, मैं आपको इनकी बातें बताता हूँ। मीटर या सेंटीमीटर का मतलब होता है ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये टू डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, या एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये थ्री डायमेंशन को या वॉल्यूम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें अगर आपके पास केवल मीटर या सेंटीमीटर हो तो यहाँ ये वर्ड आ सकते हैं, लीनियर। लीनियर वर्ड लिख सकता है यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन लिख सकता है, ट्रांसलेटरी वर्ड लिख सकता है, यहाँ पे वन डायमेंशन मोशन लिख सकता है, या वन डायमेंशन में है ये ऑब्जेक्ट, 1D वाला है। ठीक है, यहाँ चाहे एक्स एक्सिस वर्ड यूज हो सकता है, वाई एक्सिस वर्ड यूज हो सकता है, और जेड एक्सिस वर्ड भी यूज हो सकता है। जेड एक्सिस, इसका मतलब भी यही होगा कि आप एक डायमेंशन में चल रहे हो, एक डायमेंशन जो लेंथ को मेजर करता है। ठीक है, ठीक है। अब मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर किसका होगा? इसको लिखा जा सकता है एरिया, इसको लिखा जा सकता है सरफेस, लिखा जा सकता है। इसमें दो डायमेंशन होंगे, 2D, टू डायमेंशन में होगा ये हमेशा, टू डायमेंशन। ठीक है ना, जैसे कि अपन सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल का एरिया ही निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। सर्कल कितने डायमेंशन में होता है? सर्कल 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है ना, सर्कल कितने डायमेंशन में होता है? 2 डायमेंशन में। और मीटर की क्यूब और सेंटीमीटर की क्यूब, इसका मतलब है कि हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये कितने डायमेंशन में होता है? 3 डायमेंशन में ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब जिसकी होगी वॉल्यूम, उसके डायमेंशन कितने रहेंगे? हमेशा उसके डायमेंशन रहेंगे 3 डायमेंशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लेंथ भी थी, यहाँ पे ब्रेथ भी थी, और यहाँ पे हाइट भी थी। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें, मतलब 3 डायमेंशन में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कि इस डायमेंशन को अलग मान लें, ये देखो ये निकल गया एक डायमेंशन, ये निकल गया दूसरा डायमेंशन। ठीक है ना,
और ये आपका निकल गया यहाँ से तीसरा डायमेंशन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता, इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता, तो बन गई थी बात। जैसे कि हमारे रूम में हम जाते हैं, हमारे रूम में हम देखते हैं कि लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट है, तो वो 3 डायमेंशन में है। अगर आप केवल एक वॉल को देख रहे हैं, केवल एक दीवार को देख रहे हैं, तो कितने डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे डायमेंशन फॉर्मूला बनाने पे। हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ स्पीड की। स्पीड की बात करता हूँ। स्पीड, हाँ जी, हम हमारी डेली लाइफ में स्पीड वर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड एक ऐसा वर्ड है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, बट डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि दिस इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अब आप मेरे पास बच्चे बैठे हैं यहाँ पे 70। ठीक है, तो अभी अपने आप को वो अनम्यूट करो बेटा। अभी अभी अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। यस सर। हाँ जी बच्चा, ये डायमेंशन फॉर्मूला बनवाता हूँ उससे। डिस्टेंस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन डायमेंशन फॉर्मूला लिखते टाइम? सर एल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और टाइम के लिए? सर टी। कैपिटल टी। ठीक है बच्चा, यस तो सर। बाय बाय डिफॉल्ट इनकी पावर हो जाएंगी 1 1। यस सर। तो ये बन गया बच्चे L1, और टी की पावर कितनी आएगी ऊपर आएगा तो? -1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि L1 T माइनस 1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो इसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? इसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास लेंथ 1 यूनिट है और टाइम -1 यूनिट है। इसी के अकॉर्डिंग आप एसआई यूनिट भी लिख देंगे उसकी, और सीजीएस यूनिट भी लिख देंगे। तो एसआई यूनिट उसकी क्या रहेगी? लेंथ 1, उसके लिए मीटर, और टाइम -1, टाइम की यूनिट हर जगह सेम रहती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड की पावर -1 या सेकंड इनवर्स। सीजीएस यूनिट भी बोल देंगे आप। सीजीएस यूनिट उसकी रहेगी मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो हर जगह सेम है, सेकंड इनवर्स। बच्चों देखो, फर्क केवल और केवल 2 चीजों में आता है जब आप यूनिट लिखते हैं, तो एक मास में, एक लेंथ में, बस। बाकी किसी में कोई फर्क नहीं है। मास को एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में कितना डिफरेंस है मैं बता देता हूं। ठीक है, एसआई सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, यहां पे ग्राम में। ठीक है, और लेंथ को एसआई सिस्टम में मेजर किया जाता है मीटर में, और यहां मेजर किया जाता है किसमें? सेंटीमीटर में। बस इतना सा ही फर्क है बच्चा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है किसी भी चीज में। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं है, बस मास और लेंथ में फर्क है, बाकी किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं है मेजर करने के लिए। अब देखो बच्चा, ये हमने क्या कहा? स्पीड। स्पीड मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है क्या? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि केवल मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके, ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसी में एक वर्ड आता है वेलोसिटी। इसी का एक भाई है जिसका नाम है वेलोसिटी। देखो, स्पीड है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सीधी सीधी सी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी होगी, साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। अगर मैं वेक्टर की बात करूं, तो वेक्टर्स आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड भी होगा और इनकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना, इनका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखो, आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? वेलोसिटी क्या चीज होती है?
वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मतलब वेलोसिटी ना बच्चों एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डेराइव किया गया है डिस्प्लेसमेंट से और टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊं बताओ। हरलीन अनम्यूट करो बच्चा अपने आप को। यस सर। हाँ जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो बेटा फटाफट। सर m0 l t-1। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा आपने L1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक ही था तो L1 लिख दिया। अगर यहाँ पे 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो बच्चा तो भी सेम ही रहना था। तो भी सेम रहना था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का पावर 2 कर देता तो सर l स्क्वायर हो जाना था। हाँ, फिर L स्क्वायर हो जाता। अगर पावर होती तो यहाँ पे पावर आ जाती। अगर यहाँ कोई नंबर से मल्टीप्लायर है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2, 3, 4 पता नहीं जो भी नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 212, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम का t, तो ये बन जाएगा बाय डिफॉल्ट पावर 1 होती है। जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस L1 t-1। इसकी SI यूनिट लिख दो। SI यूनिट बोलो बेटा, जल्दी बोलो। मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड इनवर्स। CGS यूनिट बोलो बच्चा। सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई स्पीड और वेलोसिटी की बात है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन तो सभी को पता है क्या चीज होती है एक्सेलरेशन। नहीं पता है तो आज मैं आपको रट्टे मरवा दूंगा इसके। एक्सेलरेशन, हाँ जी, देखो बच्चा, एक्सेलरेशन को आप गाड़ी के एक्सेलरेटर से याद रखो, ठीक है ना, गाड़ी के एक्सेलरेटर से याद रखो। जसलीन अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है जसलीन। यस सर। हाँ जी, एक्सेलरेशन को बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखना जसलीन, है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम याद रखते हैं गाड़ी के एक्सेलरेटर से। गाड़ी का एक्सेलरेटर क्या करता है, जैसे एक्सेलरेटर दबाया गाड़ी भागनी शुरू, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड का बढ़ जाना या घट जाना, दैट मींस देयर इज ए चेंज इन स्पीड, ठीक है ना। तो स्पीड या वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ change of velocity with respect to time, with respect to time, rate of change of velocity with respect to time, this is nothing but equal to acceleration। खुशदीप का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जो बच्चे साथ साथ कवर कर रहे हैं, आप साथ साथ मेरे को भेज सकते हो, जैसे खुशदीप ने मेरे को मैसेज भेज दिया, ठीक है, कि ये लो सर इसका आंसर, ठीक है, आप लोग भी भेज सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज, मान लो आपकी गाड़ी चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, और आपने उसकी स्पीड को चेंज करके कर दिया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि चेंज कितना हुआ, तो आप कहोगे सर जी चेंज हुआ 80 किलोमीटर पर आवर। आपको किससे मतलब है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आपको मतलब है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किसके लिए, डिस्टेंस, आर किसके लिए, टाइम के लिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहा ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है मेरे पास केवल वेलोसिटी आएगा डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम, स्पेशली मैं बोल रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम मेरे पास यही आएगा। जसलीन, अमन का भी आंसर आ गया, हरलीन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से प्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल a से,
एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है एक्चुअली मुझे। तो दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये 1 अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो लिखो उसकी जगह वेलोसिटी की जगह लिखो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए T इंटू टी टी की पावर 2, टाइम इस टाइम के लिए भी T, इसके लिए भी T, तो T इंटू टी टी स्क्वायर, तो L का पावर 1, टाइम का पावर ऊपर आएगा T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डेराइव हुई है किस से? वो जो ड्राइव हुई है एक लेंथ की यूनिट से और -2 टाइम की यूनिट से डेराइव हुई है, -2 टाइम की यूनिट से डेराइव हुई है। अब इसी तरह से मैं लिखने वाला हूं किसको? फोर्स को। देखो बच्चा, फोर्स, फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए तो निकाल रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए L1 t minus 2, then that dimension formula is m1 L1 t minus 2. This is the dimensional formula for force, क्योंकि एक्सेलरेशन को आपने अभी अभी यहाँ पे सॉल्व किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसकी सॉरी, फोर्स की एसआई यूनिट का नाम है जी न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन जी महाराज के सेकंड लॉ से इसकी एसआई यूनिट बन के आई थी। इसकी एसआई यूनिट का नाम है न्यूटन, और न्यूटन है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट का नाम है, बहुत ही भयंकर नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है डायन। ठीक है, डायन नाम है इसका। और डायन किसके बराबर है? किलोग्राम की जगह है ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, तो ये था हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका कि हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स लिख सकते हैं। मेरे पास जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं उनसे सभी से पूछ लेता हूं कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ जी अमन, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा? हाँ जी अमन, अमन अनम्यूट करो यस अपने सर, आप। क्लियर। क्लियर है? किरण, किरण बेटा, किरण, किरण Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. अब अपने आप से लिख दोगे डायमेंशनल फॉर्मूला? Yes, sir. चलो ट्राई करते हैं बच्चे, सभी बच्चे मेरे साथ ट्राई करेंगे। जो बच्चे अपने आप से करना चाहते हैं प्लीज वो अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला, कुछ एक फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, तो उन फॉर्मूला के लिए आप लोग वर्क करेंगे। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं कुछ डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप उन पे वर्क करेंगे। अगर आपको सही से आप पहले जो आंसर करेगा मैं उनके नाम बता दूंगा कि ये बच्चा फर्स्ट आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ जी, मेरे पास कुछ एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट मैं लिख रहा हूँ, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट लिखूंगा मैं बच्चा पार्टी। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और किरण मेरे साथ वर्क करेगा। ठीक है किरण, बच्चे आप मेरे साथ करोगे ये डायमेंशन फॉर्मूला, और Okay, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 4 कांस्टेंट हैं, सभी बच्चे लग जाओ जो बच्चा सॉल्व कर सकता है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बच्चा, 1 मिनट के ब्रेक में सभी बच्चे लग जाने चाहिए जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का तो आंसर भी आ गया नवदीप का, वेरी गुड। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद किरण और मैं स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट से। ठीक है, मैं देखता जाऊंगा साथ साथ कौन कौन बच्चा मेरे को आंसर करता जाएगा।
हाँ जी, मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 4 मैसेजेस आ चुके हैं। अच्छा, अमरवीर ने तो सारे भेज दिए, ठीक है। अच्छा, मनिंदर का प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, पाहुल का ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ गया। अब किरण, बच्चे, हाँ जी, मैं सभी बच्चों के देखता रहूंगा जिस जिसके मैसेजेस आते रहेंगे। किरण बेटा, Yes, sir. किरण हम स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। Okay. प्लैंक्स कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है बेटा एनर्जी के लिए, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, E is equal to H into F. F stands for frequency, ठीक है ना? And frequency is basically reciprocal of time. Frequency is reciprocal of time बच्चा, है ना? Yes, sir. आप देखो how we can deal with it. H is actually Planck's constant. Planck's constant. And E stands for energy. बच्चा एक बात याद रखना किरण, कि जहां पे वर्ड यूज हो एनर्जी, एनर्जी मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, दैट मे बी काइनेटिक एनर्जी, दैट मे बी पोटेंशियल एनर्जी, दैट मे बी सरफेस एनर्जी, दैट मे बी विंड एनर्जी, दैट मे बी सोलर एनर्जी, दैट मे बी केमिकल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। पल्स इसमें हम ऐड कर देते हैं एक कॉन्सेप्ट को और, टॉर्क। टॉर्क also has the dimensions of energy and that has equivalent to the work done, ठीक है, that is equal to work। अब देखो किरण बच्चा, you have to note this thing specially as these all physical quantities have same unit and dimensional formula, means energy, heat, kinetic energy, potential energy, surface energy, torque, work, all have the same dimensional formula, and that dimensional formula is force multiplied by displacement, force into displacement. Now we have to resolve the force, and after that we will write the dimensional formula for force and we will multiply it with, ठीक है, multiply it with the displacement ना। तो now we are going to solve this. Then force is actually mass into acceleration, mass into acceleration into displacement. Then this becomes mass into acceleration is, mass to basic unit है ना बच्चा, acceleration is velocity divided by time, acceleration को हमने लिखा velocity divided by time multiplied by displacement. Then this becomes mass into displacement into velocity divided by time. Now we can write it as mass into displacement. अब time को हम यहाँ लिख सकते हैं displacement divided by time, and this is velocity. Again I am going to write the formula for velocity. This is displacement upon time, ठीक है। Now we have to write the dimension formula for work, that becomes equal to, अब देखिए यहाँ पे mass की presentation किससे दूंगा मैं, work done is equal to mass के लिए m, displacement के लिए l, आगे भी displacement है l, divide by time t into t, so then this becomes m1, ठीक है, l2 और divide by t का power 2, so this becomes equal to m1 l2 t का power -2. This is the dimensional formula for energy के लिए भी यही dimensional formula होगा बेटा, heat के लिए भी यही dimensional formula होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यही होगा, पोटेंशियल के लिए भी यही होगा, सरफेस के लिए भी यही होगा, टॉर्क के लिए सेम, वर्क के लिए सेम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम। किरण समझ में आया बच्चा? Yes, sir. आपकी screen hang हो गई थी बीच में, so. अच्छा 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 अच्छा, अभी क्लियर है बच्चा? Yes, sir. It's clear now. ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आप खुद लिख के दिखाओगे मेरे को? हाँ जी, नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख के Okay, दिखाओगे बच्चे? Okay, sir. A gravitational constant का, right? नहीं, अब हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का अब तक हमने क्लियर नहीं किया है। प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आप मेरे को बताते जाओ, बताओ एनर्जी के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला यूज करूं, बोलो। M1 L2 T minus 2. ओके, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा 1 अपॉन टी, T minus 1. Yeah, T inverse. ठीक है, टी इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा क्या बेटा m1 Yes, sir. एट 2t माइनस 2 पावर हो जाएगा t प्लस 1, बेस सेम हो तो Yes, पावर sir. ऐड होते हैं, then this becomes m1 l2t minus 2 plus 1 कितना होगा बच्चा Minus 1. minus 1, then this is the final dimension formula for Planck's constant ना, clear? Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, इसको रब कर दूं, हाँ जी रब कर दूं Yes, बेटा, sir. ठीक है. Now we are moving for the formula. That formula is very basic, and that formula is gravitational formula. ठीक है, and we will talk about the gravitational constant. ठीक है, we have two masses. Say this is mass m1 and this is mass m2, and the separation between these two masses is, let us consider that is r. ठीक है, separation, this is mass m1, this is mass m2, and the separation between these two masses is r. ठीक है, then force of attraction between these two masses is given by Newton, g m1 m2 divided by r का power 2. This is the formula for force of attraction between two masses, ठीक है, of the universe. हमारे यूनिवर्स के किन्हीं दो masses के बीच force of attraction, that is F is equal to g m1 m2 divided by r square. m1 is mass actually, this is another mass, but है तो mass ही ना, तो ये mass को mass की तरह ही treat करेगा. This is the distance between two masses, distance, ठीक है, and F is actually force. ठीक है, we have to write the dimensional formula for G. G is gravitational constant. Gravitational constant. Gravitational constant. तो G के लिए dimensional formula लिखना है हमें, तो how we can write it? ठीक है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? G का dimensional formula हम कैसे लिखेंगे? G is equal to F multiplied by R की power 2 divide by क्या बेटा m1 into m2, ऐसे ही आएगा. G का फॉर्मूला तो यही बना F into R स्क्वायर डिवाइड बाय फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ किरण, आप बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? M1 L1 T minus 2. डिस्टेंस के लिए L L, इसका पावर कितना? 1. नहीं बेटा, ये डिस्टेंस का R Oh, डिस्टेंस, sorry, 2. Sorry, 2. L का पावर 2. मास m1 के लिए, M m2 के लिए M. m. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. m से m गया कैंसिल, m का पावर 1 है, ऊपर आएगा तो m का पावर -1, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है. L यहाँ पे बेस है, L यहाँ पे बेस है, तो L3 और T -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ मैसेजेस मेरे पास आए पड़े हैं सभी बच्चों के. प्रिंस का भी मैसेज आ चुका है, मनिंदर का भी, अवी का भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. प्रिंस, हरलीन, खुशदीप, ईशान, अवी, मनिंदर, मतलब सभी बच्चों के डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आ चुके हैं. ठीक है, दैट्स वेरी गुड. चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं. देखो बच्चे, ये तो थी बहुत ही बेसिक बातें जिनके ऊपर हमने काम किया. अब थोड़ा सा काम हम करते हैं इनसे जुड़ी हुई लॉजिकल बातों से. अब लॉजिकल बातें क्या होती है? देखो बच्चा, ये बात तो बहुत ही सिंपल है और हर बच्चा मेरे साथ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा है, मुझे पता चल गया कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब देखो बेटा कि व्हाइल राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाता हूं तो व्हाइल राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाता हूं तो मैं क्या बात याद रखता हूं? देखिए बच्चा, मैं बड़ी ही स्पेशल बातों के साथ ये कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं, आप इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा. मैंने क्या कहा कि जब मैं लेंथ में लेंथ को ऐड करूंगा तो मेरे पास लेंथ ही आएगी. ये बात सही है कि नहीं? मान लीजिए कि मैं यहां पे एक हाईवे पे चल रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है, और मेरी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मैं आपको दिखा रहा हूं. ओ से चला मैं,
ए तक, मान लीजिए मैं 30 मीटर चला, ए से चला मैं बी तक, मान लीजिए मैं 50 मीटर चला, और बी से चला मैं सी तक, मान लीजिए मैं 60 मीटर चला। अब मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 30 प्लस 50 प्लस 60, यानी कि दिस इज 140 मीटर। अब जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में न्यूमेरिक टर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। ये न्यूमेरिक टर्म है 140, और 140 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? इसकी है। ये क्या है? मीटर। मीटर किसके लिए यूज होता है? लेंथ के लिए। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल। यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये भी लेंथ थी, ये भी लेंथ थी, और ये भी लेंथ थी, और रिजल्ट भी क्या आया? लेंथ आया। ठीक है ना? रिजल्ट भी क्या आया? लेंथ आया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में आपने 3 डायमेंशंस ऐड करे लेंथ के, तो डायमेंशन किसका मिला? लेंथ का ही मिला। While writing the dimensional formula, if we add length to a length, then we will get the dimensions of length. If we subtract L minus L, then also we will get the dimensions of length. मान लीजिए आप 50 मीटर चले, ठीक है, और 30 मीटर वापस आ गए, तो अब आप कितने डिस्टेंस में ओरिजिनल पोजीशन से? आप हैं 20 मीटर डिस्टेंस पे। ये भी लेंथ, इसमें सब्ट्रैक्ट किया, वो भी लेंथ, रिजल्ट भी क्या आया? लेंथ। एक बात मुझे ये भी पता चला यहां से कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। क्वांटिटीज of same nature can be added or subtracted, can be added or subtracted। देखो बेटा, क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब लेंथ में आप लेंथ को जोड़ सकते हो, लेंथ में आप मास को नहीं जोड़ सकते। क्या आपने ये सुना है 120 किलो 20 मीटर? ऐसा सुना है आपने कभी? कभी नहीं सुना होगा ऐसा, क्योंकि क्वांटिटीज जो होती है वो सेम नेचर की ही ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना? क्वांटिटीज मतलब लेंथ में आप लेंथ को जोड़ सकते हो, लेंथ में आप टाइम को थोड़ी ना जोड़ सकते हो, ठीक है? एरिया में आप एरिया को जोड़ सकते हो, फोर्स में आप फोर्स को जोड़ सकते हो। इस तरह से क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। ये बात आप स्पेशली मेरी ध्यान से सुन लेना कि quantities of same nature can be added or subtracted only. Quantities of same nature can be added or subtracted only. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th के जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, प्लीज आप लीव कर जाओ। आज आपका रिवीजन क्लासेस चल रही है। आपका फर्स्ट पेपर कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास है। प्लीज आप एक बार अपने देख लो आपका पेपर कौन सा पहला, ठीक है? वही आपकी पहली क्लास चलती मिलेगी बच्चा पार्टी। यहाँ 12th का जो बच्चा बैठा है आप लीव कर जाओ बेटा, ठीक है? क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, उस क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है? 12th के जो भी बच्चे बैठे हैं प्लीज आप क्लास छोड़ दो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे। बच्चा हम लोगों ने क्या कहा कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्वांटिटीज जिनका नेचर सेम है उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस पे एक न्यूमेरिकल बना देता हूं आप लोगों के लिए। मान लो आपको दिया है अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू टी का पावर 2 प्लस गामा इंटू एक्स इंटू टी दैट इज इक्वल टू v। मैं बता देता हूं यहाँ पे x के डायमेंशंस डिस्टेंस के हैं, ठीक है, और t के डायमेंशंस टाइम के हैं, v के डायमेंशंस वेलोसिटी के हैं। आपको फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए? फॉर अल्फा बीटा एंड गामा। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा बीटा एंड गामा। आप अल्फा के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, बीटा के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, और गामा के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है? अल्फा के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, बीटा के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा,
और गामा के लिए भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बहुत इजी है बच्चा, मैंने आपको कहा था कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, ठीक है ना, है ना। डायमेंशन लेस कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे। देखो बेटा, अल्फा बीटा और गामा हमने कांस्टेंट यूज करे हैं यहाँ पे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेंगे। अब देखो, ये अगर इसमें ऐड हो रहा है क्वांटिटी 1 अगर 2 में ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा इंटू टी स्क्वायर का है, और वही डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी थर्ड का है, थर्ड क्वांटिटी का भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है ना, वही डायमेंशनल फॉर्मूला थर्ड क्वांटिटी का है। और इन सभी का ऐड होके किसके इक्वल आ रहा है, फोर्थ के इक्वल आ रहा है। फोर्थ कौन है, वेलोसिटी। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला 1 एंड 2 आर सेम, 1 एंड 3 आर सेम, 1 एंड 4 आर सेम, ठीक है, 2 एंड 1 आर सेम, 2 एंड 3 आर सेम, 2 एंड 4 आर सेम। इसी तरह से 3 एंड 1 आर सेम, 3 एंड 2 आर सेम, 3 एंड 4, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना सारे के सारे। आप देखो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ alpha into x is equal to dimensional formula of velocity, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा into t square is equal to डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मेरे पास आंसर भी आ चुका है, ठीक है, हरलीन का आंसर आया मेरे पास, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा, सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इनटू एक्स, अल्फा इनटू एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अल्फा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्स इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला एल, एक्स के डायमेंशंस किसके हैं, डिस्टेंस के, इसका भी एल, और टाइम का टी, टी की पावर कितनी, 1 बाय डिफॉल्ट 1 होती है, एल से एल कैंसिल, ये हमारे पास बच गया t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर अल्फा। ये अल्फा के लिए हमारे पास क्या बन गया बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन चुका है हमारे लिए, अल्फा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से बीटा के लिए भी आप काम करोगे, तो हाँ जी, यहाँ पे कौन बच्चा है जो बीटा के लिए काम करेगा, हाँ जी, अमन काम करेगी बीटा के लिए। अमन, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी अमन बच्चे, अमन, अमन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी अमन बेटा, अच्छा अमन अनम्यूट नहीं हो पा रही, अच्छा मनिंदर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा एंड प्लीज सॉल्व इट फॉर बीटा। बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो बच्चे मुझे, कैसे आपने सॉल्व किया प्लीज, मतलब मेरे को बता दो कैसे। हाँ जी Sir, that is beta t square is equal to velocity, and then we will take time in the opposite direction, and lt minus 1 upon t square, that will come equal to lt minus 3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एल टी इंटू टी की पावर 2, तो L1 t minus 3, that has the dimension formula for beta. Very good, शाबाश। नेक्स्ट भी सोल्व करा दो बच्चे, नेक्स्ट भी Sir, for gamma it is lt is equal to lt minus 1. गामा, So they will get gamma is equal to lt minus 1 upon lt. It is dimensionless. excellent। No sir, it will come out to t minus 2. हाँ, velocity is displacement upon time and displacement is L, time is t, L से L कैंसिल होगा, 1 upon t स्क्वायर, गामा के लिए t का पावर -2, ठीक है। सभी बच्चों ने नोट किया ये, हाँ जी। 12th का जो भी बच्चा यहाँ पे आया है, आपको बच्चा आज आपकी रिवीजन क्लास है, प्लीज ज्वाइन योर रिवीजन क्लास फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। 12th स्टूडेंट्स जो ग्रुप में बैठे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, प्लीज ज्वाइन द रिवीजन क्लासेस, यू हैव टू ज्वाइन रिवीजन क्लासेस, ठीक है। टुडे देयर विल बी नो रेगुलर क्लास, रेगुलर क्लास कोई नहीं होगा, आज का पूरा दिन रिवीजन का है बच्चा, ठीक है बच्चा, तो आप रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करो बेटा। सर कैन आई rejoin in 5 minutes, my computer requires a restart। ओके बच्चा, ओके अभी, ओके ठीक है। हाँ जी पायल बेटा ज्वाइन कर लो वो
क्लास आपकी जो चल रही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसको रब कर दूं, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेट अस चेक। मेरे पास है प्रेशर P दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू V माइनस बीटा इंटू T डिवाइड बाय, हमने लिखा है डिवाइड बाय टाइम का पावर 2। फाइंड अल्फा डिवाइड बाय बीटा where P is pressure, P stands for pressure, ठीक है, V stands for velocity, T stands for time, ठीक है। हाँ जी, सभी मैंने आपको बता दिए। अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। हाँ जी, कौन बच्चा इसे सॉल्व करेगा? कोई भी बच्चा अपने आप कह दे कि मैं सॉल्व करूंगा सर, कोई भी बच्चा। अच्छा अमरवीर स्टार्टिंग, अमरवीर सॉल्व करो बच्चे। हाँ जी, किसी बच्चे के पास मेरी तरह नोटपैड है तो वो अपना नोटपैड यूज करके सॉल्व कर सकता है। आई विल शेयर स्क्रीन विद हिम और हर, ठीक है। हाँ जी बच्चा, अमरवीर बताओ, स्टेप टू स्टेप बताना बच्चे कैसे सॉल्व करूं उसको। आप जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे मैं सॉल्व करता जाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सही से मुझे। We know that quantities of same nature can only be added or subtracted. So पहले हम इसको जहाँ पर right hand side को हम simplify कर लेंगे। Alpha into V divided by T square अलग कर लेंगे और beta into T divided by T square अलग कर लेंगे। ऐसे कर लूं मैं जैसे मैंने किया, प्रेशर इनटू टाइम का पावर 2। हाँ जी, तो ठीक फिर है। हम प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स का m1 L1 T minus 2 डिवाइडेड बाय L2। तो उससे हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू टाइम स्क्वायर, तो उसके बाद हमें मिल जाएगा कि अल्फा इनटू वी जो होगा वो भी उसी के इक्वल होगा, उससे हम इक्वेट कर देंगे। यानी कि हम अल्फा इंटू वी भी प्रेशर इंटू टाइम का स्क्वायर के बराबर होगा, बीटा इंटू टी भी प्रेशर इंटू टाइम के स्क्वायर के बराबर होगा, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, एंड टाइम का पावर 2 है ना, टाइम का पावर 2। फोर्स हैज द डायमेंशनल फार्मूला m1 L1 T minus 2, एरिया हैज L2, टाइम हैज T2, T2 minus 2 पावर क्या होगी 0, 0 पावर का मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 आ जाती है। m1 L ऊपर जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ना, तो अल्फा इज इक्वल टू m1 L -1 डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L डिवाइड बाय T, m1 L -1 L बाय T, तो T ऊपर आ जाएगा, तो ये बना आपके पास m1 L -2 और T 1 ही है, ठीक है। दिस इज फॉर अल्फा। नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर बीटा, दैट बीटा इनटू बीटा इज इक्वल टू P इनटू टाइम का स्क्वायर। P इनटू टाइम का स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, आई थिंक दिस इज द वैल्यू, तो m1 L -1, ठीक है, और बीटा इनटू ये है हमारे पास टाइम, तो बीटा इज इक्वल टू m1 L -1 डिवाइड बाय T, तो ये बन गया आपके पास m1 L -1 T -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बीटा एक्चुअली, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा ना, तो अल्फा की वैल्यू है m1 L -1 और T1 डिवाइड बाय m1 L -1 और T -1, तो m1 L -1 L -1, तो ये आ गया आपके पास T1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, T स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा T स्क्वायर, बस दिस इज द आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो बच्चा। मनिंदर का आंसर आ चुका था, हरलीन का भी आंसर आ चुका था, ठीक है। हाँ जी, इस कॉन्सेप्ट में सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं? अमन सही है, समझ में आया? हाँ जी अमन, अमन अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश करो बच्चा, क्योंकि जब तक आप क्लास में बोलोगे नहीं कुछ भी, तब तक आपका ना तो कॉन्फिडेंस बनेगा ना आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। अमरवीर, अमरवीर यस सर, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिवीजन ठीक चल रही है? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है बच्चे,
कोई इसमें अपडेशन चाहिए, अपडेशन करनी है इसमें, कोई मतलब वो करना है, थोड़ी स्पीड स्लो या फास्ट या कुछ ऐसा कुछ? सर स्पीड फास्ट, क्योंकि हमें इसका तो वेटेज बहुत कम होगी, हाँ हाँ, काइनेमेटिक्स की वेटेज स्टार्टिंग था ना बच्चे, तो थोड़ा सा मतलब वो स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है ना गाड़ी को, है ना? यस सर। हाँ जी, कर देंगे बेटा, स्पीड अप कर देंगे, आप टेंशन ना लो। हाँ जी, अभी ने अभी ज्वाइन किया। अच्छा हरलीन, हाँ जी Yes, sir. Clear. हरलीन ठीक चल रही है बेटा? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी ईशान, सर एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ रिपीट कर दूंगा बेटा, और जहां भी रिपीट करना हो ना ईशान, प्लीज अनम्यूट हाँ जी कर सर। बोल दिया करो कि सर म्यूट कर, रिपीट कर दो, मैं रिपीट करना चाहूंगा। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी, जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा है ना, जिसको जो भी डाउट हो ना, प्लीज वो मेरे को बता दे अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है? हाँ जी जसलीन ठीक चल रही है क्लास? हाँ जी सर। चलो खुशदीप, हाँ जी खुश, कहाँ गया? हाँ जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी सर। अटेंटिव रहना बच्चे, सो मत जाना बीच में। हाँ जी। ठीक है बच्चे, ठीक है। हाँ जी किरण, क्लास ठीक चल रही है? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी मनिंदर, हाँ जी सर, क्लास ठीक चल रही है। नवदीप, नवदीप अनम्यूट करो बच्चा अपने आप को। हाँ जी सर। ठीक चल रही है बेटा क्लास, रिवीजन सही चल रही है? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। पाहुल, पाहुल बच्चे बहुत हाँ दिन जी बाद सर। ऐड हुए हो बेटा आप, क्या हो गया था आपको बीच यस में? हैं? अच्छा, अब प्रबलीन यस सर। ठीक चल रही है क्लास? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। प्रिंस, यस सर। रोमिका, यस सर। सहज, यस सर। वंशिका, Yes sir. हाँ जी कोई और बच्चा भी है हमारी क्लास में? चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कहा कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली, ठीक है? उसके हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। देखो बच्चा आपके पास ना, मैं आपकी एक रिवीजन दे रहा हूं, तो इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं प्रॉपर आपको बातें बताता जाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। ओहो वो मैंने इरेज कर दिया ना ईशान, मैं भूल गया था यार। ठीक है, नेक्स्ट याद रखूंगा बच्चे में। ठीक है हाँ, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेरा कॉन्सेप्ट था क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर can be added or subtracted only. Quantities of same nature can be added or subtracted only. Of same nature can be added or subtracted only. ये मेरा कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए मैं आपके सामने एक कोई भी एग्जांपल बनाता हूं कि प्रेशर इनटू टाइम का पावर 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू एक्स माइनस बीटा इनटू वेलोसिटी कर दो चलो, और डिवाइड बाय टी स्क्वायर कर लो चलो, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे ये जो P है ये आपको दिख रहा है फाई सा, ये एक्चुअली ये P है भाई, ठीक है ना, मैं बना ही ऐसे देता हूँ इसको। दिस स्टैंड्स फॉर प्रेशर and this T stands for time, X stands for distance, V stands for velocity, ठीक है? तो आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा के डायमेंशन फॉर्मूला अलग निकाल लो, बीटा के अलग निकाल लो, और फिर इनकी रेशियो चेक कर लो, ठीक है बच्चा? तो आपके पास अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू पी इंटू टी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, तो टी की पावर 4। अब देखो बच्चा, अल्फा इंटू एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी p इंटू टी की पावर 4 के बराबर है, और बीटा इंटू वी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी प्रेशर इंटू टाइम की पावर 4 के बराबर है, ठीक है? तो अल्फा इंटू एक्स और प्रेशर इंटू टाइम की 4 का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो, p इंटू टी की 4। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन
एरिया और ये आपके पास t की पावर 4। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l1 t minus 2 और इनटू t की पावर कितना +4 डिवाइड बाय एरिया कितना होता है l2, देन दिस बिकम्स m1 l minus 1 t2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर p into t की 4। ये यहाँ पे रखते जाओ तो m1 l minus 1 t2, तो अल्फा इंटू x का डायमेंशन फॉर्मूला, x का क्या है x डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए l, then this becomes m1 l minus 1 और t2, तो अल्फा इज इक्वल टू m1 l minus 2 और t2, this is the dimension formula for alpha। Similarly for beta, तो beta is equal to p into t की 4 divided by velocity। p into t की 4 का आया है हमारे पास m1 l minus 1 t2, वेलोसिटी के लिए होता है बच्चा l डिवाइड बाय t, तो ये बन गया आपके पास m1 l minus 2 t3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बीटा। ये आपके पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, बीटा का डायमेंशन। ठीक है, चेक कर लो आप इसको, इस तरह से आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, देखो बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस यूनिट का आता है यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर का आप ये मान के चलिए कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट भी है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी यहीं से बनते होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी यहीं से बनेंगे बच्चों लोग। ठीक है, ये देखो हमारे पास है 3 यूजेस बेसिकली। मैं यहाँ पे तीनों के तीनों यूजेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक न्यूमेरिकल उन पे एक्सप्लेन करके दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद मैं सीधा एरर पे आ जाऊंगा, एरर से भी काफी न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा। एक यूज है टू चेक correctness of the given formula, correctness of given formula। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इसका यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक है हमारे पास इसका थर्ड यूज टू डेराइव ए न्यू फॉर्मूला। एक नया फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो भी इसका यूज होगा। देखो बच्चा लोग, आपने क्या कहा कि हमारे पास सर 3 बेसिक यूजेस हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, टू डेराइव ए न्यू फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास इसके 3 यूजेस हुए। क्या क्या? करेक्टनेस को चेक करना है तो यहाँ यूज होता है डायमेंशन फॉर्मूला का, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अनदर में कन्वर्ट करना तो यूज होता है, नया फॉर्मूला बनाना है तो इसका यूज। अब देखो इन तीनों के यूजेस हम किस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह से यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन उनकी दे के चलनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। मान लो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। F स्टैंड्स फॉर, F फोर्स के लिए स्टैंड करता है, m मास के लिए स्टैंड करता है, v वेलोसिटी के लिए स्टैंड करता है और r रेडियस के लिए स्टैंड करता है। आपको LHS और RHS के डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट करने हैं। LHS में कौन बैठा है? LHS में फोर्स बैठा है। अगर LHS का डायमेंशन फॉर्मूला और RHS का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ जाता है, देन द गिवन रिलेशन इज ट्रू। F फॉर फोर्स, फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो मास का m, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t और इनटू t। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास m1 l1 t ऊपर आएगा तो t -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स।
LHS साइड में M1 L1 T minus 2 आ गया, RHS साइड में आ जाओ, RHS साइड में आ जाओ। RHS साइड में F is equal to mv square divided by r, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए L1 T minus 1 और इसका पावर कितना 2 डिवाइड बाय रेडियस के लिए L1, तो ये आ गया आपके पास M1 L1 into 2 2 T की -1 into 2 -2 डिवाइड बाय L1, ठीक है, तो 1 से 1 गया, आपके पास हो गया M1 L1 T minus 2। अब LHS और RHS बराबर है, as LHS is equal to RHS, so given relation is true, so given relation is true। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जब आपको चेक करना हो कि given relation is true or false, in that situation you have to equate the dimensional formula on both sides, LHS as well as RHS। अगर LHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला RHS साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर आ जाता है, that means the given relation is true, given relation is true। ठीक है, एक और चेक करते हैं। चलो मैं आपको एक डायमेंशनल फॉर्मूला देता हूं, T is equal to 2 pi under root L by G, under root L by G, 2 pi under root L by G। आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि चेक whether given relation is true or not, check whether given relation is true or not, relation is true or not, or not। हाँ जी, कौन बच्चा इसे सॉल्व करेगा मेरे साथ? हाँ जी, कोई भी बच्चा? हाँ जी, जसलीन कहाँ पे है? नहीं जसलीन नहीं, हम किस बच्चे को लेके आएंगे? नहीं अमरवीर, आपकी बारी नहीं आनी भाई। खुशदीप, मनिंदर, वो कौन थी वो गुड़िया यहाँ पे? परबलीन, रोमिका, वो क्या नाम था उसका? कमल कहाँ पे? कमल है यहाँ पे? कमलप्रीत कौर, कमलप्रीत कौर है यहाँ पे? कमल, कमल, कमल है जी? कमल यहाँ पे? कमल है? नो सर। हाँ जी, कमल नहीं है? देखो Sir, can I try? हाँ जी, हाँ जी, आप ट्राई करो बच्चा। All right, so it says T is equal to 2 pi root L upon G, right? So हाँ जी। 2 pi is constant, so you're gonna take that away, and then T is, well, T, and then L will be equal to, no, sorry, L will be equal to L, and then G is acceleration due to gravity, and the dimensional formula for that is L upon T square. So then you're gonna cross cut, and then you're gonna get T is equal to T, which is RHS is equal to LHS. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। L अपॉन L ये कैंसिल हुआ और T ऊपर आया पावर, और T का अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो T, और LHS में आपके पास केवल ही टाइम है, तो देन टाइम इज इक्वल टू, टाइम का तो T ही रहता है ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS, hence we can say given relation is true, hence we can say given relation is true, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और भी ट्राई करें, एक और भी फॉर्मूला ट्राई करें बच्चे। This is the formula where D has the dimensions of distance, V has the dimensions of velocity, T has dimensions of time, G be the acceleration due to gravity. This is acceleration due to gravity, and T is again time. You have to check whether the given relation is true or not. हाँ जी, we have the concept हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन सॉल्व करेगा इसे? एनीवन ऑफ यू? हाँ जी, अमरवीर सॉल्व कर दो बच्चा इसे। हाँ जी बोलो बच्चा। Sir, we'll
t की हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे, they will be L1 ठीक and है same for VT भी हम फाइंड करेंगे. For VT the dimensions will be VT meter per second, LT minus 1 into T means that would be L. And same for GT square, we find G is acceleration due to gravity, so its dimensions will be L into T minus 2. And for T square जब उसको भी solve करेंगे तो we'll get L, and all the terms are of same dimensional formula, that is L, so this is dimensionally correct. hence LHS is equal to RHS. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, very good. Now we will move to the next use. Next use is we can convert one system of units into another system. We can convert one system of units into another system. Second use है हमारे पास use of dimensional formula. ठीक है, dimensional formula to convert one system of units into another. To convert one system of units into another. To convert one system of units into another. मतलब SI to CGS और CGS to SI system we will change. ठीक है, SI to CGS और CGS to SI to convert one system of units into another. To convert one system of units into another. We can convert one system of units into another. ठीक है, one system of units into another मतलब SI to CGS और CGS to SI. ठीक है, देखो कैसे हम काम करेंगे. मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम आपका वेट पूछते हैं कि आपका वेट कितना है. हाँ जी मनिंदर जी, आप बताओ आपका वेट कितना है. मनिंदर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ मुझे आपका वेट कितना है. वेट ऑफ मनिंदर का वेट कितना है. हाँ जी बोलो. हाँ जी सर. मनिंदर आपका वेट कितना है बेटा. सर आई डोंट नो. बता दे यार, एक आइडिया बता दो. सर बिटवीन 55 to 60. मान लो आप 62 किलोग्राम के हो गए, यानी कि वेट इज ए फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि वेट मनिंदर का आ रहा है हमारे पास 62 किलोग्राम. दिस वेट मींस दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी. और इस फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें, एक 62 और दूसरा किलोग्राम. And 62, I think this is numerical value. And kilogram means this is unit. मतलब एक physical quantity Q has two things, numerical value and unit. And I think this 62 kilogram means 62,000 gram. 62,000 gram. 62 अलग वैल्यू है. This is N1 and this is U1, that is kilogram, and this 62,000, this is N2, and this is gram. I think this is U2. That is we can say कि N1 U1 is equal to N2 U2. Alright, ठीक है. अब देखो, मान लो बच्चा, देखो हमने क्या कहा कि फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है. एक होती है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसमें होती है यूनिट करके. भाई आपसे पूछे कि आप घर से स्कूल जाते हो तो आप कहोगे सर मैं 15 किलोमीटर ट्रेवल करके जाता हूं या जाती हूं. तो 15 किलोमीटर, 15 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोमीटर इज द यूनिट. ये यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की है. या आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 15 किलोमीटर. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या आपने मेरे को कभी ये कहा है कि 15 किलोग्राम सर, 15 किलोग्राम? आपको हंसी आएगी, आप सोचोगे कि क्या बात कर रहा है. 15 किलोग्राम का भी डिस्टेंस होता है. ठीक है, फिर आप मेरे को करेक्ट करोगे और आप कहोगे कि सर जी किलोग्राम नहीं होता, हो सकता है आप किलोमीटर चल के गए हो, ग्राम नहीं होता, किलोग्राम कभी नहीं होता. ठीक है ना, आप यही बात कहोगे ना मेरे को, है ना? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अब देखो बच्चा, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके पास दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट.
और मैंने ये भी बता दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू n1 u1 मस्ट बी इक्वल टू n2 इंटू u2। इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है। उसकी वैल्यू क्या आती है बच्चा, कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब इस कॉन्सेप्ट से n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाने जा रहे हैं। वो कैसा कॉन्सेप्ट होगा, चलो सीखते हैं उसको। मान लीजिए आपने कहा मेरे को, आपने कहा कि n1 u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2। देखो बच्चा पार्टी, मान लो कि u1 यूनिट ऐसी है जिसके पास मास है m1, लेंथ है l1 और टाइम है हमारे पास t1। इसी तरह से u2 एक ऐसी फिजिकल ऐसी यूनिट है जिसके पास मास m2, लेंथ l2 और टाइम t2 है। ठीक है, इस u1 यूनिट के पास मास है m1, लेंथ है l1, टाइम है t1, और इसके पास मास है m2, लेंथ है l2 और टाइम है मान लो t2। अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें m1 a टाइम्स कंटेन है, पावर लगा दो, इसका मतलब यही होता है। लेंथ l1 b टाइम्स कंटेन है, ये c टाइम्स कंटेन है। इसी को भी मान लो a टाइम्स कंटेन है, b टाइम्स कंटेन है और c टाइम्स कंटेन है। यानी कि u1 एक ऐसी यूनिट बन गई जिसके पास मास है m1 जो a टाइम्स कंटेन है, लेंथ है l1 जो b टाइम्स कंटेन है और टाइम है t1 जो c टाइम्स कंटेन है। इसी तरह से u2 एक ऐसी यूनिट बन गई जिसके पास मास है m2 जो a टाइम कंटेन है, लेंथ है l2 जो b टाइम कंटेन है, टाइम है t2 जो c टाइम कंटेन है। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे एज n1 u1 is equal to n2 u2। अगर u1 u2 की वैल्यू रख दो तो आपके पास n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 u1 डिवाइड बाई u2। तो ये आ जाएगा आपके पास n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर, दोनों की a है, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर आपके पास आ गई बच्चा b, और t1 अपॉन t2 रेज टू पावर कितना आ गया आपके पास c। ये आपके पास n2 की आप वैल्यू निकाल सकते हो इस तरह से। अब देखो ये चीज देखने में तो बहुत इजी लगी है, लेकिन इसका यूज क्या है एक्चुअली। अगर हमें यूज पता चल जाए ना तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सही बन जाएगा। चलो इसके यूज पे बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन into डायन, कन्वर्ट 1 न्यूटन into डायन। आपको 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। इसका मीनिंग क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन। ये आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन, मतलब n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, u1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे यूनिट, ठीक है u1, n2 की वैल्यू आपको निकालनी है, u2 की वैल्यू कितनी दे रखी है डायन। देखो बच्चा यहाँ पे n2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप मेरे को बताओ कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन यूनिट होती है बच्चा फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m1 l1 t-2। मास की पावर आपको a की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, लेंथ की पावर आपको b की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, और टाइम की पावर आपको c की वैल्यू प्रोवाइड करेगी a b और c प्रोवाइड कर दिया इसने। अब n1 की वैल्यू बताओ कितनी है, n1 तो 1 है यार, u1 कितना है न्यूटन, u2 कितना है डायन, n2 की वैल्यू नहीं है ना आपके पास, नहीं। अब आप बताओ कि न्यूटन होती है एसआई यूनिट, न्यूटन से लेकर अपन डायन में चल रहे हैं, मतलब एसआई यूनिट से हम सीजीएस यूनिट में जा रहे हैं। एसआई होती है भाई बड़ी यूनिट और सीजीएस होती है भाई छोटी यूनिट, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। तो मास m1 को ले लो 1 किलोग्राम, मास m2 को ले लो आप 1 ग्राम, क्योंकि छोटा लेना है ना दूसरा। लेंथ L1 को ले लो 1 मीटर, L2 को ले लो आप 1 सेंटीमीटर, और टाइम हर जगह पे ले लो आप सेकंड, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 1 सेकंड। ले लिया आपने। अब फॉर्मूले में आ जाओ और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परफॉर्म करके बताओ, ठीक है। हरलीन का आंसर भी आ गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि n2 को निकाल लो, कैसे n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, ठीक है, और L1 अपॉन L2 रेज टू पावर b, और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर कितना c। n2 की वैल्यू चाहिए मुझे, n2 की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे काम करूंगा देखो।
तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, M1 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, पावर है A की वैल्यू होती है 1, लेंथ 1 मीटर डिवाइड बाय L2 है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय पावर है B, T1 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड, पावर है C की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करो बच्चा, सॉल्व करोगे, कैसे करोगे सॉल्व, चलो मैं बताता हूँ आपको कि N2 इज इक्वल टू N1 1 किलोग्राम में होते हैं 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, रेज़ टू पावर 1 है, 1 मीटर में होते हैं जी 100 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेकंड 1 की पावर -2, ठीक है, तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 5, N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5, यहाँ रख दो। N1 की कितनी वैल्यू थी, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो N1 था 1, U1 न्यूटन, N2 की वैल्यू है 10 की पावर 5, U2 की वैल्यू है डायन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसकी जगह पे कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे आ सकता है, इसी की जगह पे कॉन्सेप्ट कैसे बन सकता है और कैसे आपके सामने वो कॉन्सेप्ट आ सकता है, देखिए उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यूजेज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करके चलेंगे बच्चा लोग, ठीक है। देखो मान लो आपको कहा गया कि कन्वर्ट एक न्यूमेरिकल है आपकी प्रदीप की बुक में, वही मैं न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूं, कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट into another system of units where base units are 100 gram, 10 centimeter and 1 minute, ठीक है। अब आपको ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि कन्वर्ट 60 जूल पर मिनट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वेयर द बेस यूनिट्स आर, मतलब बेस यूनिट, बेस में कौन आता है, बेस में आता है M2 L2 T2। भाई आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला आपका आपके पास है N2 दैट इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर कितना B, और T1 अपॉन T2 रेज टू पावर कितना C। यही है ना फॉर्मूला आपके पास, ठीक है, फॉर्मूला तो यही है आपके पास, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, गिवन है 60 जूल पर मिनट, गिवन है आपके पास 60 जूल डिवाइड बाय मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 जूल डिवाइड बाय 60 सेकंड, ठीक है, 60 से 60 गया, आपके पास बचा 1 जूल पर सेकंड। पर 1 जूल पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, हाउ मेनी न्यू यूनिट्स, कितनी नई यूनिट आएंगी उसके पास, न्यू यूनिट, आपने जो यूनिट बनाई है वो नई बनाई है कोई अपने आप से, तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मनिंदर का आंसर आ गया, वंशिका का आ गया, किरण का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरण ने पहले भी आंसर कर रखा था, खुशदीप ने भी आंसर कर रखा था, हरलीन ने भी, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। तो 1 जूल पर सेकंड, अब बताओ आप मेरे को, पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकंड, जूल किसकी यूनिट होती है वर्क की, और सेकंड किसकी यूनिट है टाइम की, तो वर्क अपॉन टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम। देखो बच्चा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा टिप्स पे याद रखो, M1 L1 T-2, this is dimension formula for force, displacement is L1 divided by T1, so then this becomes M1 L1 plus 1 2 T-2 और -1 ऊपर आ जाएगा -3, तो this dimension formula is M1 L2
टी माइनस 3। देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ना वो हमें वैल्यूज देता है। ए की वैल्यू कितनी है, मास की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है, जो लेंथ की वैल्यू है, और सी की वैल्यू कितनी है, जो टाइम की वैल्यू है। तो ए हमारे पास 1, बी हमारे पास 2 और सी हमारे पास -3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो एबीसी की वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है, m1 आपके पास जूल ऐसा यूनिट होती है, तो m1 को आप लोगे 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर पहला SI है तो m1 को, L1 को, T1 को SI लो। L1 1 मीटर, T1 आपका 1 सेकेंड। ठीक है, अब m2 बेस यूनिट आपको दे रखी है। बेस यूनिट m2 कितनी है, 100 ग्राम दे रखा है आपको। L2 कितना है आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और T2 कितना है आपके पास 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट गिवन है ये आपको कह रखा है कि बेस यूनिट आपको ये माननी है, तो आप वही मान लो जो कहा है। अब N2 इज इक्वल टू N1। N1 कितना है, 1, N1 है ये, और U1 है जूल पर सेकेंड, U1 है। ठीक है, N2 आपको निकालना है। ठीक है, N2 आपको निकालना है, और U2 आपको न्यू यूनिट्स कहा है कि नई यूनिट बनेगी आपकी। ठीक है, कहा है कि नई यूनिट बनेगी आपकी। ठीक है, देखो कैसे देखिए कैसे हम काम करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओ। N1 की वैल्यू कितनी है, 1, M1 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम। ठीक है, रेज टू पावर ए की वैल्यू कितनी है जी, 1, लेंथ L1 1 मीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और B की वैल्यू कितनी है, 2, T1 कितना है जी, 1 सेकेंड, और T2 कितना है जी, 1 मिनट। पावर कितनी है इसकी, पावर है जी -3, तो ये लो भाई आपकी पावर -3। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। रेज टू पावर कितनी है जी, 2, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं जी, 60 सेकेंड, रेज टू पावर -3। ठीक है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, तो ये आ गया जी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया जी 10, ये आ गया जी 1 जीरो से 1 जीरो, 10 का पावर 2। ठीक है, और ये 1/60 का पावर कितना, -3, तो ये आ गया जी 10 की पावर 3 इंटू 60 की पावर +3। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया 10 की पावर 3, 6 6 36, 36 6 जा 196, यही आएगा क्या, 36 6 जा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 216 आएगा, 216 इंटू 10 रेज़ टू पावर फिर 3, तो ये आ गया जी आपके पास 216 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। तो N2 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, N2 की वैल्यू यहाँ रख दो, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, N2 की वैल्यू वहां पे रखो, रखते ही आपके पास क्या आ गया, फाइनल आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। हाँ जी, एक कन्वर्जन आप करके दिखाएंगे, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, 1 जूल इंटू अर्ग। जूल, J for जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, आंसर भी आ गया। एंड अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। हाँ जी, इसको कौन सॉल्व करेगा, रेज योर हैंड, कौन सॉल्व करेगा इसको, हाँ जी, अमरवीर है यहाँ पे, अमन है, अवी है, हाँ जी, रोमिका, सहज, वंशिका, वंशिका सॉल्व करेगी इसको। चलो वंशिका सॉल्व करो बच्चे इसको। Yes, sir. हाँ जी, बोलो बेटा, बेटा कहाँ से स्टार्ट हो। Sir, 1 joule is equals to earth, so N1 is equals to 1 and हाँ, N2 is joule. N2 हमें फाइंड करना है, U1 हमारे Yes, पास हो गया जूल, 1 joule and U2 is earth. So as we know that joule is the unit of work. ठीक है, So the dimensional formula आ जाएगा M1
L2 t to the power -2. ठीक है। So A is 1, L is 2, B is 2, and T is -2. ठीक है। C is -2. हाँ So जी। M1 is 1 kg M2 and M2 is 1 gram. L1 is 1 meter and L2 is 1 centimeter and T1 is equals to T2. We know that. चलो फॉर्मूले में चलो बेटा, फॉर्मूला बोलो फटाफट। N2 हाँ is equals to N1, which is then M1 by M2 हाँ to the power A into L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C. वैल्यूज पुट करो फटाफट से। It will be 10 to the power 3 gram. N1 की वैल्यू बताओ बच्चा कितनी है? It is 1. N1 की वैल्यू 1 है। M1 की वैल्यू बोलो। Yes. It is 10 to the power 3 gram. Oh. ठीक है कोई बात नहीं। A की वैल्यू बोलो। 1. वैल्यूज बोलते जाओ साथ साथ। L1 10 to the 1 meter. B की वैल्यू by बोलो। 1 centimeter. 2. T1 T1 is 1 second by 1 second to the power -2. सॉल्व करते जाओ बच्चा। Next it will be 10 to the power 3 by 1 gram. Then 10 to the power 2 by 1 centimeter. And this will be cut to 1. सही है बेटा। Answer will be 10 to the power. गलत आया ना हमारा। 10 की पावर 2, इस पावर को 2 को भूल गए ना बेटा हम। तो Yes, sir. 4 10 की पावर 7 आनी चाहिए थी, तो 10 की पावर Yes, sir. सही है बच्चों। सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं एक बार फीडबैक ले लेता हूँ सभी बच्चों से, ठीक है। अमन, हमारी क्लास कैसी रही? अमन को अमन का कोई फ्रेंड हो तो प्लीज उसको मैसेज करना कि जगत सर बार बार कह रहे हैं आपको अनम्यूट करने के लिए। अनम्यूट कर लो बेटा कभी तो। क्लास कैसी हाँ रही? जी सर, क्लियर, अमेजिंग सर। ठीक थी? अच्छा, अमर हाँ भी, जी सर। क्लास कैसी रही हमारी? सर इंटरेस्टिंग थी, समझ आ गया सब कुछ। सब कुछ समझ में आ गया ना? फिर से एक बार। हाँ जी सर। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी ना कि जिसमें आप पजल हुए हो? नहीं सर। 3 to 5 में आपको क्वेश्चन पेपर हमने जिस टाइप का बनाया वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको उस तरह का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो 3 to 5 सभी बच्चे ज्वाइन करें प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो रहेगा 12 o'clock से 2 o'clock तक। 12 o'clock से 2 o'clock तक मैं आपको वेक्टर्स करवाऊंगा और मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाऊंगा, ठीक है। सभी बच्चे उसमें कनेक्ट हों, और उससे पहले एरर के बारे में भी थोड़ा कुछ मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्लासेस हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं आगे। मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अब कनेक्ट हैं, प्लीज 12 o'clock उतने ही बच्चे कनेक्ट हो, ठीक है बच्चा। चलो मिलते हैं। 1 आवर का आप रेस्ट लो, या उस 1 आवर में आप अपने आप को रिवाइज कर लो जो कुछ हमने किया है उस पे। उसके बाद मिलते हैं 1 आवर के बाद, ठीक है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा।